नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी बात में। उत्तराखंड की हम भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो यदि आपदा भी 2013 में आई तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि सड़कों की गुणवत्ता और सड़कों की जो स्थिति है उसके ऊपर सबसे बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। और यदि पहाड़ से पलायन दूर करना है, पहाड़ में शिक्षा और नई व्यवस्था लानी है, विकास यदि करना है, तो इन सब के लिहाज से सड़कों की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीआरओ के ऊपर भी इस बार बड़े सवालिया निशान खड़े हुए कि बीआरओ को जिस ढंग से काम करना चाहिए था वो सब नहीं हो पाया। तो अब पीडब्ल्यूडी को यदि जिम्मेदारी मिलती है तो क्या कुछ स्थिति होंगी, सीधे बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी के हेमंत कुमार उप्रेती जी। उप्रेती जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नई जिम्मेदारी आपको मिली है, ललित मोहन जी के बाद अब आपको जिम्मेदारी मिली है। और इस जिम्मेदारी के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो आपदा के बाद आज भी जो स्थिति पहाड़ की है, सड़कों की व्यवस्था के ऊपर खूब सवाल उठते हैं। तो नई जिम्मेदारी के तौर पर किस तरह आप देखते हैं कि कैसे बेहतर हम सड़कें दे पाए पूरे उत्तराखंड को? देखिए, सबसे पहले तो मार्गों की गुणवत्ता की बात है, तो इसमें कोई शक नहीं कि गुणवत्ता तो अच्छी होनी चाहिए और इसमें काफ़ी प्रयास भी हो रहे हैं। शासन की तरफ से भी हमारी कई टीमें बनी हुई हैं, मुख्यमंत्री लेवल पे बनी हैं, अधीक्षणता लेवल पे बनी हैं। ये टीमें लगातार इनको सड़कों के काम दिया जा रहे हैं, पर्टिकुलर सड़कें दी जा रही हैं इनको कि आप उनकी जांच करके दीजिए, इनकी रिपोर्ट दीजिए। उन रिपोर्ट के आधार पर फिर इनसे कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी जाती है इसमें जो कमियों की वजह से, और उसमें अगर किसी में कमियाँ पाई गई हैं तो उसमें उन अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। और तो हमारा पहला प्रयास तो ये रहेगा कि जो हम गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, और गुणवत्ता के लिए मैंने अभी सभी जितने हमारे खंड हैं, जितने हमारे एससीज हैं, इवन चीफ हैं, मैंने ये कहा कि आप हर अपनी गाड़ी में अपनी एक टेस्ट किट रखें। टेस्ट किट का मतलब ये होता है कि उसमें सारे हमारे जो आवश्यक औजार होते हैं, जो भी यंत्र होते हैं, जिससे कि हम उसको माप सकें, पत्थर का साइज़ देख सकें, उसकी क्रस्ट थिकनेस देख सकें। तो ये हमने उसमें कहा है सबको जो है, और ये हमने कहा है 1 महीने के अंदर इसका अनुपालन हो जाए। तो उससे फ़र्क ये होगा कि आदमी जब भी जा रहा है वो हमेशा, जब 24 घंटे आपकी गाड़ी में रहेगी तो आप उसको चेक करने की स्थिति में रहेंगे। आपको ये नहीं कि खाली आपने विजुअली देखा उसको और देख के आपने कह दिया कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जब आप पूरे यंत्र के साथ जाते हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं उनको। वहाँ पे ठेकेदार को भी बताना होता है, ठेकेदार के भी आदमी भी वहाँ बैठे हुए हैं, उनको जब ये बताया जाता है कि वास्तव में देखो ये कमियाँ हैं, आप पूरे यंत्र के साथ और उसको पूरे आप ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकते हैं उसमें, तो एक गंभीरता इसमें आएगी, मैं ये सोचता हूँ, और डेफिनेटली इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। उप्रेती जी, आपको क्या लगता है, जैसे हम 2013 की आपदा के बाद आज देखते हैं हज़ारों सड़कें उस वक्त तबाह हुई थी, और उसके बाद जो मार्ग अवरुद्ध हुआ, सबसे बड़ी तबाही का, सबसे बड़ी आपदा का कारण भी एक वो बना था, मार्ग का अवरुद्ध होना। और अमूमन ऐसा होता है बरसात के अंदर कि कई सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। उस परिस्थिति से हम कितना बाहर निकले हैं आज की अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं, जब भी बरसात होती है तो सड़कें तो वर्स्ट अफेक्टेड हैं, आपके मेनली आपके पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ऊपर से आ रहा है, मलबा आ रहा है, मार्ग बंद हो रहे हैं, तो उसको तो अब कुछ नहीं किया सकता उसमें जो है, क्योंकि मार्ग बंद होते रहेंगे, उसको खोलते रहेंगे उसमें। लेकिन अभी कोशिश हमने ये की है कि कुछ एक हमारे ऐसे पॉइंट्स बन गए हैं जो कि क्रॉनिक स्लिप जोन बन गए हैं, उसमें स्लाइड जोन्स बन गए हैं। तो उसमें हमारे कुछ, हम उसको टीएचडीसी से करा रहे हैं, हमने जो है क्रॉनिक स्लिप जोन का उपचार के लिए हमने किया है, उनके साथ एमओयू किया है, वो कर रहे हैं उसको। दूसरी बात, ये जो हमारे मेन रोड्स हैं इसके 4 धाम वाली, इसमें तो इसका हमने कंसल्टेंसी की है इसमें। अभी हम लोग जो भी काम करते हैं वो इनफैक्ट वो शॉर्ट टर्म होता है कि हमने उसको जो है साफ़ किया और उसे फिर खोल दिया उसमें जी, लेकिन उसका कोई मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म उसका उपचार नहीं होता उसमें जो है, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा भी बहुत ज़्यादा। तो लॉन्ग टर्म उपचार कैसे हो? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। उसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंसल्टेंसी की गई है उसमें, और ये भारत सरकार ने की है, पूरे 4 धाम में की है उसमें। कुछ 4 धाम में कुछ हमारे पास भी आते हैं, कुछ बीआरओ के पास भी आते हैं। तो बेसिकली उन 4 धामों में हमने जो है जो कराया है उसमें 20 करोड़ की कंसल्टेंसी थी। इसमें परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने इसको कराया था, इसमें 7 पैकेज थे उसमें। तो इसमें इन्होंने हर मार्ग पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसे कई जगह में बाईपास देना है, कई जगह में एलिवेटेड रोड्स देनी है, कई जगह टनल देने हैं हमें, तो इस पर वो अपनी वो दे रही है, अपनी डीपीआर बना के हमें देगी। तो ये लगभग एक फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। इसकी जो है भारत सरकार में भी इसका जो है प्रेजेंटेशन हो चुका है,
और अब उनको जो इन्होंने जो डिसाइड किया है इसमें, क्योंकि मैं भी उसमें एक मेंबर था जी, और मैं भी इसमें सम्मिलित था, मुझे जानकारी है इसमें। तो अब उसमें कई जगह हर सड़क में इन्होंने नया अलाइनमेंट, जहाँ जहाँ पे दिक्कत हो रही है या जहाँ जहाँ पे आबादी क्षेत्र में अगर प्रॉब्लम है वहाँ चौड़ाई पूरी नहीं हो रही है, या जो आपके वैसे स्लाइड जोन थे जैसे हमारे सिरो बगड़ हो गया, लाम बगड़ हो गया, नारायण बगड़ हैं, ऐसे कई हमारे वो हैं। तो वहाँ भी उन्होंने ऑल्टरनेटिव हमने रूट्स देखे हैं। कई जगह जो है नदी के उस पार जाके फिर नई रोड देखिए। तो कहने मतलब जो भी इसमें किया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म में किया जा रहा है। ये देखते हैं कि तो ये कब से काम प्रारंभ होगा इसका? ये अब उन्होंने, ये मैंने बताया ना, डीपीआर अभी अंतिम चरण पे है। जब ये डीपीआर दे देंगी फिर भारत सरकार फिर अपने संसाधनों से, क्योंकि ये काफ़ी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, काफ़ी बड़ा काम है उसमें। और इन द मीन टाइम जो है, क्योंकि हमारे वहाँ मिनिस्ट्री में भी मैं गया था, उसमें रेलवे भी अपना कार्यक्रम चला रही है जी, आपके ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक जो है उसकी बात चल रही है। तो उसमें था कि रेलवे और एनएच या बीआरओ हम लोग आपस में मिल के देखें उसको एक, ताकि जो है एक टोटलिटी में हम इसको बना सकें कि वो किस ढंग से उसको रहेगा वो, ताकि लोगों को जो है इसमें आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। नहीं, शॉर्ट टर्म में हमेशा अब तक काम देखा गया है। हाँ, हम देखते हैं सबसे बड़ी सवाल ये है कि कोई मार्ग अवरुद्ध हुआ तो सबसे पहले एक जिम्मेदारी ये होती है कि उस मार्ग को खोला जाए। उसके बाद उस मार्ग को भूलकर दूसरे मार्ग पे लग जाते हैं। हमेशा 13-14 साल में यही होता चला है। आज आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, तो इसके किस तरह के आपको प्रयास अगर यदि होते हैं और ये अगर प्रयास सक्सेस होते हैं तो इसे किस तरह देखते हैं आप? नहीं, अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा तो होगा, उसमें लोगों की मुसीबतें कम हो जाएगी। लेकिन जैसे पहाड़ की स्थिति बताते हैं, पर्यावरण वाले भी इस बार सवाल निशान, पहाड़ की जो स्थिति है उत्तराखंड के, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह की आपने कहा कि रेल परियोजना हो, दुनिया भर की बातें हो, पहाड़ जिस स्लाइड होते हैं हमेशा हर साल होते हैं, तो उसमें क्या ये सब संभव है जो लॉन्ग टर्म आप? नहीं, इसमें बिल्कुल एनवायरनमेंट तो बिल्कुल इसका पार्ट है ही, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि उनसे बिना उनके तो ये हो ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि हमें बैलेंस बना के चलना है उसमें। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि कहीं पे एलिवेटेड रोड बनाए हम जो है, ताकि हमें काटना ना पड़े, या टनल से के थ्रू जाएं। टनल में ज़्यादा नुकसान नहीं होता उसमें। और अब देश विदेश में भी हर जगह टनल का चलन है, काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अब तो बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें भी आ गई हैं। मेन जो इसमें दिक्कत है वो सिर्फ फ़ंड की बात आती है। आपके अगर फ़ंड हमारे पास है तो काम सारे हो सकते हैं। इसमें समस्या मेन इसमें फ़ंड की है। इसमें अगर फ़ंड मिल जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारे लॉन्ग टर्म काम भी हो सकते हैं। यदि भारत सरकार के द्वारा होता है, बीआरओ भी शामिल होता है, एनएच भी शामिल होता है, आप भी शामिल होते हैं, तो अब आपको लगता है क्या ये स्थिति सुधर सकती है? डेफिनेटली, अगर इसमें ये काम हो जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म जितने भी काम चल रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं कि जो उसने दे दिया और हमने कर दिया। इसमें कई राउंड्स की मीटिंग हुई है, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें हमारे सभी सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव लेवल के इसमें उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, उनके भी इसमें इनपुट्स लिए गए हैं। तो ये कई राउंड्स के बाद उसमें निकल के आया। उन्होंने भी कई ऑप्शन दिए कि कहाँ कहाँ हमने इसको बाईपास देना है, कहाँ इसको हमने वायडक्ट में निकालना है। तो वो जो भी कर रहा हो बिल्कुल टोटलिटी में और फाइनल शेप में जब आएगा तो वो मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो जो है लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा काम साबित होगा। उप्रेती जी, इस आपदा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि बीआरओ के कार्य क्षमता पर भी खूब सवाल उठे थे, और जो 2-3 सड़कें उसके पास थी, प्रमुख सड़कें चारधाम की, उनको वापस लेने की बात थी, लोक निर्माण विभाग को देने की बात थी। क्या आपको वजह लगती है कि क्यों बीआरओ काम नहीं कर पाया, और क्या आप बेहतर कर सकते हैं उसके अंदर? देखिए, बीआरओ का सेटअप और हमारे सेटअप में बहुत फ़र्क है। बीआर डिपार्टमेंटली करती है, इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि उनके पास मैन पावर जो है परमानेंट रहती है, और उनके जो है मशीनरी उनके पास काफ़ी हैं, जगह जगह उन्होंने अपने वो भी बना रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काम उनके हो नहीं रहे हैं और लोगों को काफ़ी उनसे शिकायत रही है। तो उसका कुछ कारण मुझे समझ में आता है, उनका कुछ विभागीय कोई उनकी दिक्कतें आ रही हैं जिससे उनके काम टेकअप नहीं हो पा रहे हैं, या उसमें बहुत डिले हो रहा है। जी। मिनिस्ट्री हमारे जो मोर्थ है वो भी मोर्थ से पैसा लेते हैं, हम भी मोर्थ से ही पैसा लेते थे एनएच में। हमारे काम सैंक्शन हो जाते थे, उनके काम सैंक्शन नहीं हुए या नहीं हो पाते थे। तो वो मुझे लगता है शायद या तो उनकी पर्सुएशन की कमी रही हो, या कुछ उनके कुछ कार्य प्रणाली में कुछ डिफरेंस हो। बट समहाउ जो भी है कि उनके काम हो नहीं पा रहे थे, या उनके सैंक्शन उनको नहीं मिल पा रही थी। हमें सैंक्शन मिल जा रही थी, हम लोग काम करा ले रहे थे उसमें। तो और इसलिए मंत्रालय भी जो परिवहन मंत्रालय है भारत सरकार में,
उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि इन कामों को पीडब्ल्यू को दे दिया जाए। तो अभी हमारी 3 सड़कें जो हैं वो 1 अप्रैल 2015 से वो हमारे पास जो प्रस्तावित है कि 1/4/2015 से ये पीडब्ल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब इसकी आप क्या बेहतर कर सकते हैं? हाँ, इसकी हमने प्लानिंग अभी से करनी शुरू कर दी है। हमने इसमें 2 नए डिवीज़न हमने खोल दिए हैं इसमें, और हमने लगभग 20 करोड़ की नई मशीनरी का उसका एक प्रस्ताव हमने भारत सरकार भेजा, क्योंकि हमें पता है कि ये बिल्कुल 24/7 काम करना पड़ेगा उसमें जो है, क्योंकि मेन रोड्स हैं इसमें, 4 धाम की मार्ग हैं, ये बाकी स्टेट के रोड से या लोकल रोड के से काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें हम भी अपनी कुछ मशीनें रखेंगे इसमें और अपने लेबर रखेंगे इसमें, ताकि हम जो है उस चैलेंज को पूरा कर सकेंगे और हमें हमेशा हमें जो है सड़कें हमारी खुली रहें। लेकिन सवाल ये है ना कि 15 अगर नेशनल हाईवे की उत्तराखंड में बात करते हैं तो अधिकतर आपके पास ही है, 12-13 आपके पास है, 2 या 3 ही बीआरओ के पास थे। वो भी यदि आप ले लेंगे, आपको पीडब्ल्यू को तो कहा जाता है कि जो पहले उसके पास है वो उसके काम ही पूरे नहीं होते, अब नए क्या काम? नहीं, आप ये देखिए कि आप जितने भी डिजास्टर हुए हैं, आपके पीडब्ल्यू की रोड बंद नहीं हुई है। आपके लास्ट ईयर में जितना भयंकर जो यहाँ पर डिजास्टर आया था, आप ये देखिए कि हमारी सड़कों से तो 4 धाम के यात्री निकले हैं, हमारी सड़कें बंद नहीं हुई कहीं पे। कुछ या तो चांस की बात भी कह लीजिए, क्योंकि जो भी डैमेजेस हुए इनकी बीआरओ के रोड्स पे हुए, आपके रुद्रप्रयाग गौरीकुंड पे हुआ, या आपके जो है ऋषिकेश माणा वाली पे हुआ, ऋषिकेश गंगोत्री वाली पे हुआ, हमारे उसमें यमुनोत्री में हुआ था, लेकिन हमने उसे कर दिया था। तो हमारे यहाँ से तो बल्कि 4 धाम यात्री को निकाला है हमने जो है, क्योंकि इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुई थी। तो हमारे यहाँ इतनी बुरी स्थिति नहीं रही उसमें। हम तो कुछ हो सकता शायद चांस की बात, तो बरसात रही या क्या रही क्या नहीं रहा, या हमारी जो भी वो थी कार्यप्रणाली। लेकिन सवाल ये ना, कार्य क्षमता में आपसे आगे बीआरओ है, रिसोर्सेज में आपसे आगे बीआरओ है, मैन पावर में आपसे आगे बीआरओ है, तो आप कैसे बेहतर कर पाएंगे? मैंने कहा ना, उसमें देखिए मेन तो ये होता है आउटपुट क्या है, क्या आप दे पा रहे हैं। फाइनली तो वही काउंट किया जाता है ना, आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके पास, बट समहाउ वो नहीं हो पा रहा था, लोगों को शिकायत हो रही थी उसमें। खुद बीआरओ वाले भी परेशान थे, मैं बीआरओ से भी हम टच में हैं, मुझे पता है वो भी अच्छा काम करते हैं, उनकी भी अच्छी कार्य प्रणाली है, उनके भी बड़े लोग मुस्तैद हैं। क्या फंडिंग एक वजह थी जो बीआरओ काम नहीं कर पाया? जैसे मुझे पता चला, जैसे उनसे बात होती, उनको सैंक्शन नहीं मिल पाई, उनको कुछ सैंक्शन वो नहीं करा पाए या नहीं मिल पाई। मंत्रालय वाले कहते थे कि इनके आंगन ठीक से नहीं आ रहे हैं या आंगन ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ मेरे ख्याल से कुछ सामंजस्य। खैर कुल मिलाकर 2015 अप्रैल से आपके पास सारी रोड आ जाएंगे। हाँ, सभी उत्तराखंड के रोड आपके पास होंगे, और फिर एक मात्र जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रहेगी। रोड यदि बंद होते हैं, रोड यदि अवरुद्ध होते हैं, या फिर उसके दोबारा उसे रोड बनाने की बात की जाती है, तो उस लिहाज से क्या देखते हैं? क्या उस वक्त हम समझ सकते हैं उत्तराखंड वासी की जो उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या आज पहाड़ के अंदर है वो सड़क मार्ग की है, तो क्या वो बेहतर हो पाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली हम प्रयास करेंगे, हमारी प्लानिंग चल रही है। खुद हमारे शासन में भी जो है, हमारे जो अधिकारी हमारे शासन में बैठे अधिकारी, उनके द्वारा भी इसमें लगातार इसकी मॉनिटरिंग प्लानिंग की जा रही है। जो जो इसमें आवश्यकता है उसको हम अभी से सोचते हुए चल रहे हैं कि इसमें क्या क्या आगे दिक्कतें आने वाली है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें डेफिनेटली जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो कई सारे पुराने लंबित काम भी आपके पास वो हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास जो पूरे नहीं हो सके हैं, ऐसे में नया काम मिलना और नई जिम्मेदारी मिलना। नहीं, देखिए सब तो काम चलते रहते हैं। आज की एक्चुअली दिक्कत ये है कि अभी काम इतने सैंक्शन है हमारे पास, जो बैंक ऑफ सैंक्शन हमारे पास है ये लगभग 4-5 हज़ार करोड़ का है। 4-5 हज़ार करोड़ के हमारे पास सैंक्शंस पड़ी हुई हैं, और हम जो उसमें जो डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को भी राज्य सरकार के संसाधन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो वो संसाधन जब पूरे होंगे तो ये काम भी चलेंगे। तो उसमें प्रायोरिटी हम लोग फिक्स कर लेते हैं उसमें कि भाई ये पहले हाई इम्पैक्ट वाले काम है, इनको पहले कर लिया जाए, या मेन रोड है इनको पहले कर लिया जाए। तो अच्छा, इसके बाद भी अभी भी स्वीकृतियाँ हो रही हैं, आवश्यकता भी हैं, वहाँ लोगों की अपेक्षाएँ भी काफ़ी हैं। तो ये मेन एक्चुअली संसाधन के ऊपर जरूर है। जैसे अभी भी हमारे पास हम अभी और पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और हम उम्मीद करें कि हमें ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा। अदरवाइज़ कुछ हमारे पास मैन पावर की भी कमी है, कुछ हमारे पास जैसे इनके पहले हमारे मार्गों पर हमारे पास बेलदार या ये हुआ करते थे, लेबर हुआ करती थी। अब वो 1990 के बाद से सारा बंद है वो, तो धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो हम आउटसोर्सिंग से करते थे,
लेकिन उसमें उतनी आउटपुट नहीं आ पाती थी हमारी जो है। तो अब ये चेंजेस कुछ कर रहे हैं, मुझे तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से इसमें इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। खैर उप्रेती जी ने कहा कि बीआरओ से सड़कें यदि ली जाती हैं 2015 के अप्रैल तक सभी सड़कें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास होगी और जिम्मेदारी एक संस्था की होगी, तो इस लिहाज से शायद कुछ बेहतर हो सके। चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। क्या स्वागत है ब्रेक के बाद और मेरे साथ मौजूद हैं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के HK उप्रेती जी। उप्रेती जी, सड़कों के बाद यदि हम बात करते हैं तो आपदा के बाद जो स्थिति रही, पुलों के ऊपर भी खूब सवाल निशान उठे और कई सारे ऐसे पुल रहे जो काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने सौंपा वो ठेकेदार बेहतर तरह से नहीं कर पाए। आसन पुल की बात हो, चौरास के पुल की बात हो, या अब जो 4 यहाँ पर फ्लाईओवर बने हो देहरादून के अंदर भी काफ़ी सारी लंबी परियोजनाएं आपके पास हैं, किस तरह देखते हैं? ये एक्चुअली जो जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं तो वास्तव में एक चैलेंज हमारे लिए। जैसे हमारे एक डोबरा चाटी पुल है हमारा, काफ़ी पेंडिंग चल रहा है इसमें। तो अब इस पर भी कुछ हमने देखा, क्योंकि ये कुछ काफ़ी लंबा पुल था एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस में है ये, और इसकी जो है ये तकनीकी अभी IITs के पास भी नहीं थी इसमें। तो पहले हमने इसमें IIT रुड़की से कराया, उन्होंने कहा कि इसमें जो है फिर कहीं दूसरे IIT से भी इसकी राय ले ली जाए, तो IIT खड़गपुर से भी इसकी राय ली गई। अल्टीमेटली उन्होंने भी उसमें हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, इसको जो है बाहर से इसमें तकनीक जो है वो लाई जाए। तो इसके लिए अभी कंसल्टेंसी कर रखी है, इसमें कोरियन कंपनी आई है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे बड़े काम थे, इसमें तकनीकी हिंदुस्तान में ही नहीं थी, तो हमें इसमें थोड़ा समस्या हुई इसमें। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो है कोरियन कंपनी से, जैसा भी इनका रिप्रेजेंटेशन था, इन्होंने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े काम कर रखे हैं, इन्होंने अपने सारे काम दिखाए हमें, और ये बल्कि शासन स्तर पे वो काफ़ी हाई लेवल पे भी इसका प्रेजेंटेशन हुआ है इनका। तो टाइम तो इसमें लगेगा, क्योंकि है तो काम थोड़ा सा हट के काम है, इसमें टाइम लगेगा। और किसकी बात कर रहे थे आप? जैसे 4 फ्लाईओवर, 4 चौरास की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने देखा होगा उप्रेती जी कि जैसे आपने कहा इमरजेंसी रोड खोली जाती हैं आपदा होने पर, ऐसे इमरजेंसी पुल ही बनाए गए थे, लकड़ी के पुल स्थानीय ग्रामीणों ने बनाए थे। अच्छा, डिजास्टर की बात कर रहे हैं। डिजास्टर के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने लकड़ी के पुल बनाए, वो लकड़ी के पुल ही बह गए, सरकार को भी याद नहीं आई, लोक निर्माण विभाग को भी याद नहीं आई, कई सारे पुल ऐसे पेंडिंग पड़े रहे। तो क्या इस स्थिति में आपको नहीं लगता कि जो नई परियोजनाएं हैं पुराने छोटे मोटे काम भूल जाती है लोक निर्माण विभाग? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो करते हैं। वहाँ पे लोकल भी है, वहाँ पे स्थानीय प्रशासन भी होता है। कई जगह लकड़ी के पुल भी लगे, कई जगह हमने ट्रॉलियाँ भी लगाई, ट्रॉली से भी ये लोग आ जा रहे हैं उसमें। जितने पुराने पुल थे उन पुराने पुलों को भी जो है, अब जैसे आपके हमारे कई वर्ल्ड बैंक फंडेड हैं, हमारी ADB फंड भी हमें मिली है, वो हमने उनको चयनित किया हुआ है, वो सब चयनित भी हो गए हैं। अभी वो बॉन्ड वगैरह उनके बन चुके हैं, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, अभी जो है उसकी बिगनिंग है उसकी जो है। तो वो तो काम चल रहे हैं उसमें। मेरे स्थायी तो नहीं आ सका, इमरजेंसी स्टार्ट हुई, इमरजेंसी चलते रहे, लकड़ी के पुल बना के कई साल तक, एक साल घूम के लकड़ी के पुल ही स्थायी नहीं हो सके। देखिए लकड़ी के ट्रॉली बनाई, ट्रॉली को आप स्थायी हम लोग एक्चुअली उसमें बेली ब्रिज कहते हैं, बेली ब्रिज लगाते हैं उसमें जी। बेली ब्रिज बड़े टेम्प्रोरी होते हैं। तो बेली ब्रिज हमारे, जैसे हमने 16 बेली ब्रिज मंगाए थे, अभी 20 और हमारे पास आए हुए हैं। तो ये बेली ब्रिज कई जगह लगे हुए हैं, ये हम लोग 3-4 दिन के अंदर लगा देते हैं। ये 80 फुट 100 फुट तक भी हम लोग लगाए थे उसमें जी। 1 लेन होती है, बड़ी गाड़ियों के लिए होती है, तो ये लगाते हैं। ये भी आराम से चलते रहते हैं 2-3 साल, जब तक कि आप एक स्थायी पुल ना वहाँ पर बना दें। स्थायी पुल क्यों नहीं बन पाते टाइम से? नहीं, स्थायी पुल में देखिए उसमें वही होता है ना, फिर संसाधन देखने होते हैं, आपके काम सैंक्शन होगा, उसमें काम सैंक्शन में, टेंडर में, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। कई बार उसमें टेंडर कोई कॉन्ट्रैक्टर भी अंदर नहीं आता, उसमें टेंडर डालने नहीं आता उसमें। जैसे एक आध जगह मुझे पता लगा कि 3-3, 4-4 बार टेंडर हो गए, कोई डालने नहीं आया उसमें, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये बेली ब्रिज जो है ये 3-4 दिन में लग जाते हैं। अभी और भी नई नई तकनीक आ रही है उसमें, जो एल्युमिनियम के बन रहे हैं, बड़े लाइट वेट आपके ब्रिजेस बन रहे हैं हमारे जो है। तो ये तो टेम्प्रोरी करने पड़ते हैं, ताकि जनता को तुरंत जो है हम
वो वही मैंने कहा इमरजेंसी सड़क हाँ, होता है, देनी पड़ती है। इमरजेंसी पुल बनाए थे, पुल भी बनाते लेकिन हैं। बाद में उसकी देखिए उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती शायद। तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हाँ उस एक आध जगह में ऐसा लग रहा हो कहीं आपको नहीं है, तो उसको भी देख लेंगे, उसमें जो है क्या खैर है। एक चीज़ और है कि हाँ, हाँ। अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अब 4 धाम की यात्रा शीतकालीन भी चलेगी, यानी कि 12 महीने चलेगी। बिल्कुल। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या अच्छा बेहतर प्रयास लोक निर्माण विभाग कर सकता है सड़कों की व्यवस्था को लेकर? देखिए अभी हमारे यहाँ पैच मरम्मत का काम चल रहा है। जी। पैच मरम्मत का हमने टाइम लाइन इनको दे रखी है, 31 अक्टूबर दे रखी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 31 अक्टूबर तक तो हम पूरा कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। उसके बाद भी शायद थोड़ा बहुत टाइम इंटीरियर के जो दुर्गम क्षेत्रों में मांगे उन पे लगे इसमें। तो इन कामों को हम पैच रिपेयर पूरा कर देंगे। मेन दिक्कत इसमें आएगी बीआरओ की सड़कों पर है, क्योंकि 4 धाम में ज़्यादातर बीआरओ की आती हैं। अच्छा, इसमें शीतकालीन में हमारे जो है शिफ्ट हो जाते हैं, मंदिर के जो हैं देवता हमारे सब शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा वहाँ पांडुकेश्वर में शिफ्ट हो जाता है, बद्रीनाथ में आपका, वहाँ खरसाली में हो जाता है, मुखवा में हो जाता है, तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी बीआरओ के पास। कई इनके ऐसे क्षेत्र जैसे आपके गंगोत्री वाला जो है, उसमें सूखी टॉप में बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो वो जो हटाना है वो उनके लिए काफ़ी चैलेंज वाला जॉब रहेगा। खरसाली में बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ती है। हाँ, वहाँ भी अच्छी पड़ती है, तो वो बर्फ़ हटाने का ही मेन जिम्मा। अदरवाइज़ रोड की वैसे मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि अब बरसात ख़त्म हो चुकी है, सब गड्ढे भर रहे हैं, पैच बन रहे हैं, सड़कें तो सब ठीक हो जाएंगी। उसमें जाड़ों में बर्फ़ वाली प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। उसके लिए भी अभी प्रयास ये किया गया कि हमने 4 स्नो ब्लोअर की हमने वो की है, बिडिंग की है हमारे अधिकारियों ने उसमें जी। तो उसमें यही रहेगा प्रयास कि जो है सड़कें जो है बर्फ़ से ज़्यादा प्रभावित ना हो और ये यात्रा निर्बाध रूप से चलती रहे। लोक निर्माण विभाग के ऊपर सबसे ज़्यादा आरटीआई डाली जाती है, लोग आवाज़ उठाते हैं, पैसे वाला डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो क्या समझा जाए, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी आवाज़ है, बड़े सवाल हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए विभाग काफ़ी बड़ा है, हमारे पास चुनौतियां काफ़ी है। बड़ा इसलिए क्योंकि हमारी मार्ग जो है वो बैकबोन होती है हमारे इसके विकास की जो है, तो सबसे ज़्यादा जोर इसी पे रहता है कि जब मार्ग होगा तभी अन्य कार्य होंगे, अन्य विभाग वाले तब उस पर चलेंगे। उसमें तो भारी भरकम बजट भी होता ही है, उसमें जो है सबसे बड़ा होता है। चैलेंज भी उतनी ज़्यादा होते हैं हमारे पास जो है, उतनी हमें जनता को भी कन्विंस करना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को भी कन्विंस करना पड़ता है। तो इसमें कोई शक नहीं इसमें कि चुनौतियाँ काफ़ी बड़ी हैं इसमें। अनियमितता की बातें भी बहुत सामने आती हैं, घोटाले बिल्कुल आती है, अनियमितता भी होती है। देखिए काम हो रहे हैं, काम सही भी हो रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं। काम आदमी गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट भी मिल रहे हैं। हमारे यहाँ से कईयों को काफ़ी पनिशमेंट भी मिले हैं इसमें, जो बड़ी बड़ी पनिशमेंट मिली है हमारी इसमें, दंड मिलते हैं इसमें। तो इसका और देखिए हमारा काम तो बिल्कुल सामने होता, छुपता नहीं है। वो जो भी सड़क वड़क बनती है बिल्कुल सामने होता है, हर कोई भी इसमें प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन उसके बाद अनियमितता भी तो है ना। बिल्कुल है, सामने तो आती है हर किस्म के। देखिए हाँ, ये हर जगह अभी नेटवर्क 10 ने भी एक घोटाला खोला था, उसके अंदर दिखाया गया 84 टेंडर पास हुए 3-4 साल में, और 84 टेंडर में से 80 टेंडर के अंदर अनियमितताएं थी। देखिए इसमें अनियमितताएं आप समझ सकते हैं कि 95% नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आप कब की बात कर रहे हैं, उसका मुझे ये आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं अगर इसमें अनियमितता है तो अनियमितताएं सामने आती हैं। इसमें कई जांच होती है, जांच में हमने देखिए हमारे नियोजन विभाग की जांच है, जितने बड़े बड़े काम होते हैं उसमें हमारे बाहर के रिटायर्ड इसमें इंजीनियर्स आते हैं, वो इसमें जांच करते हैं। अभी हमने कुछ एसक्यूएम लगा रखे हैं, थर्ड पार्टी जांच होती है। तो काम कर रहे हैं, कुछ कमियां भी होंगी, कुछ अनियमितता, कुछ एक आध गलत लोग भी हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है उप्रेती जी आज आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लोक निर्माण विभाग में, कि जांच कमेटी जो बनती है उन्हें और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है लोक निर्माण विभाग के अंदर? देखिए मजबूत तो उनकी अपनी एक सीमाएं हैं, वो अपना जांच करके रिपोर्ट, उनका काम तो जांच करके रिपोर्ट देना होता है, बाकी एक्शन तो फिर विभाग लेता है या शासन लेता है उसमें। तो ऐसा नहीं है इसमें। देखिए मैं तो रोज़ ही हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन होता है, काम हो रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं, जितने ज़्यादा काम हो रहे हैं उतनी दिक्कतें ज़्यादा हैं, परेशानियाँ हैं, कुछ अनियमितता हो जाती हैं, जानबूझ के हो रही हैं, कुछ अनजाने में होती हैं। तो जो जानबूझ के हो रही हैं तो उनको मेरिट के हिसाब से उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है, और ये कार्रवाई बिल्कुल हो रही है और आगे भी होती रहेगी। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसमें अगर जो भी काम गलत करेगा, जो भी इससे सामने आ रहा तो वो
उसको बचाने का प्रश्न नहीं है, उसको तो फिर बिल्कुल ही दंड दिया जाना चाहिए। खैर समय कम, एक सवाल और पूछता हूँ। इन सब के बीच हम देखते हैं अब लोक निर्माण विभाग के पास जो अब आपदा के बाद उसने काफ़ी सारी सड़कों को खोला, अभी भी 2-4 सड़कें अवरुद्ध रोज़ आती हैं, 1-2 सड़कें रोज़ अवरुद्ध हो जाती हैं। किस तरह का और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता महसूस करते हैं? प्रयास करने का वही है मैंने कि एक तो हमारे सभी विभागों का आपस में एक तालमेल होना चाहिए। वैसे जितने भी हमारे टेक्निकल हैं, पर ऐसा ना हो कि भाई हम अक्सर क्या होता है कि हमारी सड़कें होती हैं, सड़कों से ही सारी यूटिलिटीज जाती हैं हमारी, और कहीं अलग से नहीं आती। वहीं आपका पानी की पाइपलाइन भी होती है, वहीं बिजली विभाग की भी लाइन होती हैं, वहीं टेलीफोन के तार भी जा रहे हैं, अब वहीं सब वो गैस पाइपलाइन भी जाएंगे, सीवर लाइन भी वहीं से जाएंगे। तो ये बड़ी समस्या होती है और आपस में तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। कई बार क्या होता है कि सड़कें बनाई है, वहाँ से जो है किसी ने खोदना शुरू कर दिया, तो अननेसेसरी उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। और शासन भी इस संबंध में बड़ा गंभीर है, इसमें वो भी समझते हैं इस बात को कि इसमें ऐसा वेस्टेज ऑफ मनी ना हो। आपस में अगर तालमेल रहे, उसमें कोई काम कर रहा है तो पहले बता दें कि हमें इसमें ये काम करना है। तो एक तो विभागों में तालमेल की बड़ी आवश्यकता है। एक आप जो जैसे मैंने बताया इसमें क्वालिटी कंट्रोल में तो विभाग स्वयं ही जो है काफ़ी इसमें कर रहा है। आप इसमें अगर आपको पता लग जाएगा आप भी कि किसमें कितनी हमारी टीमें बनी हुई हैं और उसमें सभी मार्गों की जांच वगैरह वो कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है उसमें। तो ये मेन इसमें यह है, इसमें हम तो चाह रहे हैं जितने हमारे पुराने काम हैं पहले वो सैंक्शन हो जाएं। और एक मेरा ये भी सोचना है कि मार्ग निर्माण के साथ ज़रूरी है मार्ग मेंटेनेंस। अगर हमने मार्ग निर्माण कर दिया और हमने उसके मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो फिर वो मार्ग का कोई मतलब नहीं आता। आजकल मेन तो मेंटेनेंस का होता है, कोई भी चीज़ को ख़रीदना आसान होता है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ये देखा गया कि इसमें मेंटेनेंस में कम ध्यान दिया जाता है। सब सोचते हैं कि हाँ मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाता है कि भाई इसमें पैसा ज़्यादा खर्च ना करो या कम, माने नॉन प्लान में हमेशा दिक्कत रहती है। जितनी हमारी डिमांड है वो उससे बहुत कम पैसा मिलता है। तो अगर उसमें पैसा सही मिले तो हम इसका ट्रीटमेंट भी सही करें। ये भी पूरा कुल मिलाकर नॉन प्लान जो काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है, पैसे की कमी के कारण, संसाधन की वजह से जितना हमें आवश्यकता है उतनी नहीं मिल पाती हो। धन्यवाद उप्रेती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो HK उप्रेती जी हमारे साथ मौजूद थे, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के हैं। और जिस तरह से सड़कों की व्यवस्था की बात उत्तराखंड के अंदर की जाती है और BRO के काम पर जो सवालिया निशान लगे, तो अब अप्रैल 2015 से BRO का सारा काम लोक निर्माण विभाग के पास होगा, एक संस्था होगी, एक कार्यदायी संस्था होगी। तो खैर कुल मिलाकर तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तराखंड की सड़क व्यवस्था और विकास के लिहाज से उसके अंदर कुछ बेहतर प्रयास हो पाए। नमस्कार।